एम राजेंद्र छीपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। चलिए, कल अपन ने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, मतलब प्रथम कोटि के अभिक्रिया के न्यूमेरिकल्स करे थे अपन ने। क्लियर है वो सारे? देख लिए आपने? चलिए, आज हम पढ़ते हैं दहली ऊर्जा या दहली ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा व सक्रिय संकर, इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। क्या होती है दहली ऊर्जा, क्या होता है सक्रिय संकर और क्या होती है सक्रिय ऊर्जा। तो मान लीजिए जैसे एक अभिक्रिया है, दो क्रिया कारकों के मध्य हो रही है, A2 और B2। आप जानते हैं सभी क्या में जो पुराने बंध हैं क्रिया कारकों के मध्य वो टूटेंगे और नए बंध बनेंगे। जब पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं तो इनके बीच में एक ऐसी स्थिति आएगी जब सभी बंध जो हैं वो आंशिक रूप से जुड़े होंगे, तो इसे हम कहते हैं सक्रिय संकर। क्या कहते हैं इसे? सक्रियत संकर कहते हैं। और इसकी ऊर्जा जो होती है वो अधिकतम होती है। क्या होती है इसकी ऊर्जा? अधिकतम होती है। क्लियर? और ऊर्जा अधिकतम होती है तो ये क्या करेगा? उत्पाद में परिवर्तित होगा और 2AB बनाएगा। क्या बनाएगा भाई? 2AB बनाएगा। अब क्रिया कारकों को क्रिया करने के लिए क्या चाहिए होता है, यहाँ देखिए भाई। ये कोई अभिक्रिया के लिए मैं ग्राफ के द्वारा समझाता हूँ आपको। तो यहाँ तो आपने ले ली स्थितिज ऊर्जा, क्लियर, और यहाँ पे आपने ले ली अभिक्रिया की प्रगति। क्या ले ली यहाँ पर? अभिक्रिया की प्रगति ले ली। क्लियर है? तो ये आ गई आपकी अभिक्रिया की प्रगति। क्लियर? तो यहाँ पर मान लो ये क्रिया कारक है A2 + B2 और ये यहाँ पर उत्पाद है 2AB। तो हमें यहाँ से यहाँ जाना है केवल। भाई ये कौन है आपके? क्रिया कारक से उत्पाद पर जाना है। तो हमें लगता तो क्या है, यहाँ से यहाँ पहुँचना है, लेकिन यहाँ से यहाँ का रास्ता ऐसा नहीं है। यहाँ से यहाँ का रास्ता जो है वो ऐसा है। क्लियर? वो ऐसा है, मतलब इस पहाड़ को पार करना पड़ेगा। तो ये कहलाता है ऊर्जा अवरोध। क्या कहलाता है? ऊर्जा अवरोध। तो जो क्रिया कारक अणु इस ऊर्जा अवरोध को पार कर जाएंगे वही उत्पाद में परिवर्तित होंगे। किसमें परिवर्तित होंगे? वो उत्पाद में परिवर्तित होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर सबसे पहले क्रिया कारक अणुओं को न्यूनतम इतनी ऊर्जा तो चाहिए ना भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊर्जा तो चाहिए। तो ये न्यूनतम ऊर्जा जो क्रिया कारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए चाहिए वो कहलाती है दहली ऊर्जा। क्या कहलाती है? दहली ऊर्जा। तो दहली ऊर्जा क्या है? दहली ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी क्रिया कारक अणु को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है। क्लियर? तो इतनी ऊर्जा तो चाहिए, लेकिन क्रिया कारक अणुओं की ऊर्जा तो इतनी है, तो इसे कहते हैं क्रिया कारक अणुओं की औसत ऊर्जा HR, और इसे कहते हैं उत्पादों की औसत ऊर्जा HP। तो हमारे पास औसत ऊर्जा इतनी सी है। अब क्रिया कारक को ये ऊर्जा चाहिए, तो इस क्रिया कारक को ये एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, मतलब अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए। तो ये अतिरिक्त ऊर्जा कहलाती है आपके सक्रिय ऊर्जा। क्या कहलाती है? सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। तो सक्रिय ऊर्जा क्या है? वह न्यूनतम आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा, वह न्यूनतम या वह अतिरिक्त ऊर्जा जो किसी क्रिया कारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक होती है। अतिरिक्त ऊर्जा क्यों? इतनी ऊर्जा तो है ना इसके पास भाई। जो ये औसत ऊर्जा इतनी तो है, ये एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। तो इस अतिरिक्त ऊर्जा को हम कहते हैं सक्रिय ऊर्जा। तो सक्रिय ऊर्जा का मतलब क्या होता है? वह न्यूनतम आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा जो क्रिया कारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है वो सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। क्लियर? और वह न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा, अतिरिक्त नहीं, न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा जो क्रिया कारक अणु को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए चाहिए वो तो कहलाती है दहली ऊर्जा। और वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा, अतिरिक्त का मतलब इससे एक्स्ट्रा, तो अतिरिक्त ऊर्जा जो क्रिया कारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए चाहिए वो कहलाती है सक्रिय ऊर्जा। क्लियर? तो जब ये क्रिया कारक अणु आपस में टकराएंगे तो यहाँ पर देखो उच्चतम स्तर पर पहुंचेंगे
तो इस स्थिति पे कौन बनता है, ये एक संकर बनेगा जिसकी ऊर्जा अधिकतम होगी। इसे कहते हैं हम सक्रियत संकर। क्या कहते हैं इसे, सक्रियत संकर कहते हैं। और सक्रियत संकर एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें सभी बंध आंशिक रूप से जुड़े होते हैं, मतलब ना तो टूटने वाला पूर्णतः टूट पाता है और ना ही जुड़ने वाला पूर्णतः जुड़ पाता है, तो उसे हम कहते हैं सक्रियत संकर। क्या कहते हैं उसे, सक्रियत संकर कहते हैं। क्लियर, तो ये कहलाता है सक्रिय संकर। और उसके बाद ये बदलेगा उत्पाद में। तो आप बताइए पहले दहली ऊर्जा की परिभाषा क्लियर है कि नहीं। तो दहली ऊर्जा क्या है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो क्रियाकारक अणु को अभिक्रिया कर उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है, दहली ऊर्जा कहलाती है। लेकिन क्रियाकारक अणुओं के पास इतनी ऊर्जा नहीं होती, सबके पास इतनी ऊर्जा होती है, इसे हम कहते हैं औसत ऊर्जा कहते हैं। तो ये अतिरिक्त ऊर्जा और आवश्यक होती है। तो यह न्यूनतम आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा जो क्रियाकारक अणु को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए चाहिए, वो कहलाती है सक्रियण ऊर्जा। क्या कहलाती है, वो सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। क्लियर, सक्रिय संकर क्या होता है, एक ऐसी अवस्था जिसमें सभी बंध आंशिक रूप से जुड़े होते हैं, सक्रिय संकर कहलाता है। और इस सक्रिय संकर की ऊर्जा अधिकतम होती है। क्या होती है, ऊर्जा अधिकतम होती है। और इसका स्थायित्व जो होता है वो न्यूनतम होता है। क्या होता है, स्थायित्व न्यूनतम होता है। तो ये अस्थायी होता है और तुरंत ही उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर, तो ये कहलाता है आपके सक्रियत संकर। क्लियर, कोई कंफ्यूजन। अब यहाँ देखिए, ये तो HR है, क्रियाकारकों की औसत ऊर्जा, और ये HP है, उत्पादों की औसत ऊर्जा। और इन दोनों ऊर्जाओं का जो अंतर आएगा वो कहलाएगा अभिक्रिया की एंथैल्पी, अभिक्रिया की ऊष्मा। तो यहाँ पर क्या है, अभिक्रिया की एंथैल्पी कितनी आएगी भाई, अभिक्रिया की एंथैल्पी जो आएगी डेल्टा H, वो क्या होता है सूत्र, HP माइनस HR। क्या होता है भाई, HP माइनस HR सूत्र होता है। क्लियर, ये होगी अभिक्रिया की ऊष्मा। तो ये अगर अपन बात करें कि सर यहाँ पर ये दोनों के मध्य साम्य होगा, क्या होगा, दोनों के मध्य साम्य होगा। क्लियर, क्रियाकारक और सक्रिय संकर, उत्पाद और सक्रिय संकर के मध्य। तो यहाँ ये कहलाएगी अग्र अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा EA1। और ऐसे ही यदि अपन वापस जाना चाहेंगे तो उत्पाद के पास तो इतनी ऊर्जा है, तो ये ऊर्जा एक्स्ट्रा चाहिए ना उत्पाद को पुनः क्रियाकारक में बदलने के लिए। तो इसे कहते हैं उत्पाद की सक्रियण ऊर्जा, मतलब पश्च अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा। क्लियर, ये तो है अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा और ये है पश्च अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा। तो इस केस में यदि आप निकालेंगे यहाँ पर तो डेल्टा H कैसे निकलेगा, यहाँ उल्टा है, EA1 माइनस EA2 करना पड़ेगा। क्लियर, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आप देखो कि सर यहाँ पर EA2 का मान बढ़ा है या EA1 का मान बढ़ा है, ग्राफ देख के आपको क्या लग रहा है। तो यहाँ पे अपन जानते हैं कि इफ पहली स्थिति, इफ भाई उसमें ग्राफ में EA2 बढ़ा है, EA2 ग्रेटर देन टू EA1, EA2 बढ़ा है EA1 से, तो डेल्टा H जो आएगा वो नेगेटिव आएगा ना भाई, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, और ये बड़ा है तो यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव आएगी। और डेल्टा H नेगेटिव जो आएगा तो अभिक्रिया कौन सी है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो आपको पहचानना है कि ग्राफ ऊष्मा क्षेपी का या ऊष्मा शोषी का है। तो जिन अभिक्रियाओं के लिए अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा पश्च अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा से कम होती है वो ऊष्मा क्षेपी कहलाती है। क्या कहलाती है, वो ऊष्मा क्षेपी कहलाती है। यहाँ देखो HP बड़ा है या HR बड़ा है, HR बड़ा है HP से, यहाँ वैल्यू पुट कर दो। HR बड़ा है HP छोटा है, तो भी वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव ही आएगी। क्लियर, तो ये यहाँ पर जो आ रहा है डेल्टा H नेगेटिव, तो ये कौन सी अभिक्रिया के लिए ग्राफ है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए ग्राफ है। क्लियर, अब अगर हमें यही पूछे कि ऊष्मा शोषी के लिए क्या बनेगा, तो पहले आप देख लो ये तीनों परिभाषाएं आई कि नहीं आई, दहली ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा और सक्रिय संकर। क्लियर, अब अपन बात करें ऊष्मा क्षेपी के लिए हो गया है। अब अपन बात करें कि ऊष्मा शोषी के लिए कैसे बनेगा ग्राफ। तो ऊष्मा शोषी के लिए ग्राफ बनाना है आपको, तो कैसे बनेगा वो देखिएगा यहाँ पर।
तो ऊष्मा शोषी के लिए क्या होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा, और डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा तो मतलब EA1 ग्रेटर देन आएगा EA2 से। तो यहाँ जो ग्राफ बनेगा, यहाँ पर क्या ले लिया आपने, स्थितिज ऊर्जा, क्लियर, और यहाँ पर आपने ले लिया अभिक्रिया की प्रगति। ओके, अब यहाँ पे आपने ऐसे ले लिया, ये तो क्रिया कारक है और ये उत्पाद है। क्या है, ये तो क्रिया कारक है और ये क्या है, आपका उत्पाद है। क्लियर, तो यहाँ पर ये तो है HR क्रिया कारकों की औसत ऊर्जा, और ये क्या है आपकी HP उत्पाद की औसत ऊर्जा। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये जो आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये जो ऊर्जा आ रही है, ये तो है अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा EA1, और ये जो ऊर्जा आ रही है ये है पश्च अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा EA2, और इन दोनों का जो अंतराल आ रहा है वो डेल्टा H आएगा। क्लियर, अब डेल्टा H देखो यहाँ पे अपन बात करें कि डेल्टा H बराबर क्या होता है, HP माइनस HR। यहाँ प्रोडक्ट पहले होता है, रिएक्टेंट बाद में होता है। क्लियर, लेकिन जब एक्टिवेशन एनर्जी लेंगे तो पहले रिएक्टेंट होता है फिर प्रोडक्ट होता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है ना भाई, ये तो एंथैल्पी है। अब यहाँ देखो किसकी वैल्यू बढ़ी है, HP की बढ़ी है या HR की बढ़ी है, HP की बढ़ी है। तो यहाँ पे अपन ने कह दिया सिंस HP ग्रेटर देन टू HR और HP ग्रेटर देन टू HR, देन डेल्टा H कैसा आएगा, ये बड़ा ये छोटा है, तो डेल्टा H आएगा पॉजिटिव। क्या आएगा, डेल्टा H पॉजिटिव आएगा। कोई कंफ्यूजन, क्लियर है। तो ये आ गया आपका सेकंड केस, और पॉजिटिव आ गया, फिर कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई। कोई कंफ्यूजन, तो ये अभिक्रिया कहलाएगी आपके ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्लियर है। अब हम यहाँ पर बात करें कि सर EA1 और EA2 में से कौन बड़ा है, EA1 बड़ा है या EA2 बड़ा है, तो अपन इसकी के आधार पर निकालें, एक्टिवेशन एनर्जी के आधार पर। तो EA1 बड़ा है EA2 से, तो डेल्टा H क्या होता है, डेल्टा H होगा यहाँ पर EA1 माइनस EA2। अब ये बड़ा है तो डेल्टा H भी पॉजिटिव आ रहा है। तो जब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है तो उत्पाद की औसत ऊर्जा थोड़ी ज़्यादा होगी क्रियाकारक से, और ऊष्मा क्षेपी है तो उत्पाद की औसत ऊर्जा कम होगी क्रियाकारक से। क्लियर, ये था सक्रियण ऊर्जा, सक्रिय संकर और दहली ऊर्जा। बात समझ में आई। दहली ऊर्जा तो क्या होती है, वह न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा जो किसी क्रियाकारक अणु को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है, दहली ऊर्जा कहलाती है। क्लियर। फिर सक्रिय ऊर्जा क्या होती है, हम जानते हैं कि भाई सबके पास वो ऊर्जा नहीं होती, दहली ऊर्जा इतनी ऊर्जा सबके पास नहीं होती, सबके पास इतनी ऊर्जा होती है, इसे हम कहते हैं औसत ऊर्जा। तो औसत ऊर्जा वाले क्रियाकारक अणुओं के लिए आवश्यक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा, क्या कहा मैंने, न्यूनतम, वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो क्रियाकारक अणु को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए या अभिक्रिया करने के लिए आवश्यक होती है, वो कहलाती है सक्रियण ऊर्जा। क्या कहलाती है वो, सक्रियण ऊर्जा। तो ये वाली ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा है, ये यहाँ से यहाँ तक। क्लियर, ये यहाँ से यहाँ तक उत्पाद के लिए, यहाँ से यहाँ तक क्रियाकारक के लिए, मतलब अग्राभिक्रिया के लिए, ये पश्चाभिक्रिया के लिए। क्लियर। और सक्रिय संकर क्या होता है, सक्रिय संकर का मतलब होता है वह अवस्था जिसमें सभी बंध, क्या कहा मैंने, वह अवस्था जिसमें सभी बंध आंशिक रूप से जुड़े हों, सक्रिय संकर कहलाता है। क्या कहलाता है वो, सक्रियत संकर कहलाता है। क्लियर, कोई दिक्कत। और सक्रिय संकर की ऊर्जा अधिकतम होती है, यह अस्थायी होता है और विघटित होकर उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है। ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी के लिए बना सकते हो ग्राफ। ऊष्मा शोषी आएगा तो EA1 ग्रेटर देन टू EA2 आएगा, और ऊष्मा क्षेपी आएगा तो EA1 लेस देन टू EA2 आएगा। क्लियर, ये है ऊष्मा क्षेपी और ये है ऊष्मा शोषी। कोई कंफ्यूजन, ये था सक्रिय ऊर्जा कंसेप्ट। कोई दिक्कत आई हो तो बताइए, नहीं है। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक
जो एक थ्योरेटिकल है, सिंपल, अपन को याद समझना है इसको, और ये बहुत कम पूछा गया राजस्थान बोर्ड में, और जेई मेंस वगैरह में इसमें क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन अच्छा टॉपिक है, राजस्थान बोर्ड में कभी पूछ लेता है। क्लियर? क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल तो बनते नहीं है, नॉर्मल आता है। तो हम बात करें टक्कर सिद्धांत या संगत सिद्धांत की। टक्कर सिद्धांत क्या है, क्या नहीं है, उसको समझने से पहले आप ये समझें कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अणुओं के मध्य टक्कर होती है, जिससे उन अणुओं के मध्य पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है, मतलब उत्पाद बनते हैं। क्लियर है? इसका मतलब जो अभिक्रिया का वेग है वो टक्करों की संख्या पर निर्भर करता है। जितनी अधिक टक्कर होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होना चाहिए, मतलब अभिक्रिया का वेग टक्करों की संख्या के समानुपाती होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अभिक्रिया का वेग जो होता है उन टक्करों की संख्या से बहुत कम प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि सभी टक्करें क्रिया कारकों को उत्पाद में परिवर्तित नहीं करती, केवल और केवल वे ही टक्करें क्रिया कारकों को उत्पाद में परिवर्तित कर सकती हैं जो प्रभावी टक्कर होती है। क्या होती है? जो प्रभावी टक्कर होती है। और प्रभावी टक्कर केवल और केवल वही क्रिया कारक अणु करते हैं जिनके पास सक्रिय ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा उपस्थित हो। उससे कम ऊर्जा है तो वो क्रिया कारक अणु प्रभावी टक्कर नहीं करते। क्लियर? क्या कहा मैंने कि भाई किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अणु आपस में टकराते तो पुराने बंध टूटेंगे और नए बंध बनेंगे, मतलब उत्पाद का निर्माण होगा। इसका मतलब अभिक्रिया का वेग टक्करों की संख्या के समानुपाती आना चाहिए, लेकिन अभिक्रिया का वेग टक्करों की संख्या के समानुपाती ना आकर उनसे बहुत कम प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि सभी टक्करें प्रभावी नहीं होती, केवल और केवल वे ही क्रियाकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित हो सकते हैं जिनके मध्य प्रभावी टक्कर हो, और प्रभावी टक्कर उन्हीं क्रियाकारक अणुओं के मध्य होती है जिनके पास सक्रिय ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा हो। क्या कहा मैंने? प्रभावी टक्कर उन्हीं क्रियाकारक अणुओं के पास हो सकती है जिनके पास सक्रिय ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा हो। क्लियर? तो टक्कर सिद्धांत जो है वो मेनली 3 बातों पर डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है टक्कर अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या पर, दूसरा डिपेंड करता है अणुओं के सक्रियण पर, और तीसरा डिपेंड करता है अणु के टक्कर के समय अणुओं के अभिविन्यास पर। किस किस पर डिपेंड करता है? पहला अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या पर, दूसरा अणुओं के सक्रियण पर, और तीसरा अणुओं के मध्य टक्कर के समय अभिविन्यास पर डिपेंड करता है। अभिविन्यास कैसे होता है? जैसे यहाँ पे मान लो आपने ये ले लिया, ये एक A2 अणु ले लिया और ये एक B2 अणु ले लिया, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, ये टकरा रहे हैं। एक रिएक्शन ऐसे हो अभिविन्यास, और एक टक्कर के समय ये वाला अभिविन्यास हो, ये वाला अभिविन्यास हो, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है। तो कौन से अभिविन्यास में टक्कर प्रभावी होगी? इसमें नहीं होगी, इसमें होगी, क्योंकि आमने सामने से भिड़ रहे हैं ना भाई। यहाँ पे ये भिड़ जाएगा, ये तो भिड़ेंगे ही। क्लियर? तो यहाँ इस केस में तो आएगी नो रिएक्शन, और यहाँ आएगी रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पहले इनके मध्य सक्रिय संकर बनेगा ऐसे, क्या बन गया? ये सक्रियत संकर बन गया, और एक इसमें टूटेगा, फिर ये टूटेगा फिर उत्पाद में 2AB। तो यहाँ पर टक्कर के समय अभिविन्यास पर डिपेंड करेगा। ये है अभिविन्यास, आमने सामने टकराएगा, दिशाएं, तब तो रिएक्शन फास्ट होगी। यहाँ टकराएगा ही नहीं ढंग से, तो यहाँ दिशा क्या होगी? स्लो होगी। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं टक्कर सिद्धांत का गणितीय रूप। यहाँ तक क्लियर है? चलो, तो टक्कर सिद्धांत ये थ्योरी थी जो मैंने आपको बोल दी और समझा दी। अब हम बात करें टक्कर सिद्धांत का गणितीय रूप। कौन सा रूप? टक्कर सिद्धांत का गणितीय रूप, मैथमेटिकल फॉर्म। क्लियर? तो यहां पर जैसे आपने ले लिया A2 + B2
बराबर उत्पाद। ये मान लिया कि एक अभिक्रिया ऐसे हो रही है, तो ये अभिक्रिया ऐसे हो रही है, तो इस अभिक्रिया का जो वेग आएगा वो वेग कितना आएगा, k A2 इंटू B2 आएगा। क्लियर। अब हमने मान लिया कि यदि A2 बराबर B2 बराबर सांद्रता कितनी है इसकी 1m हो, तो यहाँ जो वेग आएगा वो वेग बराबर आएगा k के। क्लियर। क्या आएगा, वेग बराबर आएगा k के। तो k बराबर होता है यहाँ पर ZQ टक्कर सिद्धांत के अनुसार। तो यहाँ ये ZQ आ गया, ये हमें डेरिवेशन नहीं करना, डायरेक्ट लिखना है ये कि k बराबर क्या होता है ZQ। तो यहाँ जो Z है, यहाँ Z क्या है, इसे कहते हैं टक्कर आवृत्ति। क्या कहते हैं इसे, टक्कर आवृत्ति। मतलब ये क्या है, प्रति लीटर प्रति सेकंड अणुओं के मध्य होने वाली टक्करों की संख्या है। क्या ये प्रति लीटर प्रति सेकंड अणुओं के मध्य होने वाली टक्करों की संख्या, मतलब 1 लीटर में जितने अणु उपस्थित हैं उनके मध्य प्रति सेकंड होने वाले टक्करों की संख्या Z है। और Q जो है यहाँ Q जो है वो प्रभावी टक्करों का अंश है। क्या है, वो प्रभावी टक्करों का अंश है, जिसका मान क्या होता है, Q बराबर होता है NE/NT या N स्टार/NT, जिसका मान क्या हो गया, N स्टार का मतलब है प्रभावी टक्करों की संख्या। क्या है ये, प्रभावी टक्करों की संख्या बट्टे ये आएगा आपके कुल टक्करों की संख्या। क्लियर। प्रभावी टक्करों की संख्या बट्टे कुल टक्करों की संख्या, ये आएगा आपका Q। क्या आएगा ये, Q। क्लियर। जिसका मान क्या होता है, Q बराबर होगा N स्टार/NT और इसका मान होता है e⁻⁻ EA/RT। क्लियर। तो यहाँ मान रखते समीकरण 2 में Q का। समीकरण 2 से क्या आएगा, K बराबर आ गया Z इंटू Q। Q का मान कितना है, e⁻⁻EA/RT। ये जो समीकरण 3 कहलाती है, ये समीकरण 3 कहलाती है आपके टक्कर सिद्धांत का समीकरण या टक्कर सिद्धांत का गणितीय रूप। लेकिन ये जो समीकरण है वो केवल और केवल सरल अभिक्रियाओं को समझाती है, सरल अभिक्रियाओं को समझाती है। ये समीकरण जटिल अभिक्रियाओं को नहीं समझाती। क्या कहा मैंने, ये समीकरण जटिल अभिक्रियाओं को नहीं समझाती। क्लियर है। और ये समीकरण जटिल अभिक्रियाओं को नहीं समझाती मतलब क्या है, क्लियर है। तो जटिल अभिक्रियाओं को समझाने के लिए यहाँ पर हमने एक कारक और प्रयुक्त किया जिसे हम कहते हैं त्रिविम कारक। यहाँ तक कोई दिक्कत है, चलो। तो यहाँ अपन बात करें जटिल अभिक्रियाओं को समझाने के लिए, यहाँ हम एक कारक और प्रयुक्त करते हैं जिसे हम कहते हैं त्रिविमीय कारक, जो किस पर डिपेंड करता है, टक्करों के समय अणुओं के अभिविन्यास पर डिपेंड करता है। क्लियर है। त्रिविमीय कारक जो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, जब यहाँ त्रिविमीय कारक लिखेंगे तो यहाँ एक समीकरण आएगा PZ इंटू e⁻⁻EA/RT। तो जो ये समीकरण 4 है, ये वाला, ये समीकरण 4 कहलाता है टक्कर सिद्धांत का सुधरा हुआ रूप। कौन सा, टक्कर सिद्धांत का सुधरा हुआ रूप या सुधरा हुआ गणितीय रूप। यहाँ जो P है वो P कहलाता है आपका त्रिविमीय कारक, त्रिविमीय कारक कहलाता है। क्या कहलाता है, P त्रिविमीय कारक कहलाता है। तो ये है टक्कर सिद्धांत का गणितीय रूप। ठीक। तो ये तो हो गया सरल अभिक्रियाओं के लिए समीकरण 3, और ये जटिल अभिक्रियाओं के लिए समीकरण 4, जिसे हम कहते हैं
भाई ये तो सामान्य रूप है टक्कर सिद्धांत का, और ये कहलाता है टक्कर सिद्धांत का सुधरा हुआ रूप, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉलिजन थ्योरी। क्लियर? अब यहाँ पे P क्या है, अपन ने त्रिविमीय कारक ले लिया जो किस पर डिपेंड करता है, टक्कर के समय अणुओं के अभिविन्यास पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? टक्कर के समय अणुओं के अभिविन्यास पर डिपेंड करता है। ये कहलाता है आपके त्रिविमीय कारक। क्लियर? अब अपन जानते हैं कि जो आर्हीनियस समीकरण है, आर्हीनियस समीकरण है वो क्या होती है? वो होती है K बराबर A इंटू ई की पावर माइनस EA अपॉन RT, समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 4 और 5 की तुलना कर दो। 4 व 5 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो यहाँ पे A बराबर क्या आएगा? A बराबर आएगा PZ। इसका मतलब क्या है? ये जो टक्कर सिद्धांत का समीकरण है वो आर्हीनियस समीकरण का एक रूप है जिसमें मेडुलैंग स्थिरांक A का मान P और Z के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर? ये था टक्कर सिद्धांत। क्लियर? अब एक चीज ध्यान रखें कि सक्रियण ऊर्जा जो है वो ताप पर निर्भर नहीं करती। ये लाइन ढंग से सुनिएगा, सक्रियण ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं करती? ताप पर निर्भर नहीं करती। क्लियर? चलिए।